जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन कह लें या एक बड़ी स्ट्रेंज स्टेटमेंट आई है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक फॉरेन नेशन है जो बांग्लादेश के अंदर एक एयरबेस चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बदले में उन्हें ये कहा गया था कि आप स्मूथ री इलेक्शन लड़ें। मीन्स कि आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रही हैं क्योंकि शेख हसीना वाजिद के जो मद्दे मुकाबल हैं शेख खालिदा ज़िया, उनका जो एक बड़ी टफ लाइन है अगेंस्ट शेख हसीना के, और शेख हसीना ने उनको बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है, बल्कि इस दफ़ा तो अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। शेख हसीना वाजिद ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा वाइट स्किन्ड मैन। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें एयर बेस बनाने दें बांग्लादेश के अंदर, तो आप इलेक्शन करा सकते हैं, आप स्मूथ री इलेक्शन में आ सकते हैं। और ये जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं, और ये जो क्रिश्चियन स्टेट होगी दैट विल बी लाइक ईस्ट तैमूर। कुछ हिस्से बांग्लादेश के इस्तेमाल होंगे, कुछ हिस्से म्यांमार के होंगे, और ये जो ऑफ़र है एक वाइट मैन ने की है। क्वेश्चन ये है कौन मुल्क ऑफ़र कर सकता है, एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है किस मुल्क को बांग्लादेश के इलेक्शंस के हवाले से प्रॉब्लम था, या कौन सा मुल्क ज़्यादा बोल रहा था और क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, और बांग्लादेश की जो लीडरशिप है उस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा था, उनकी पुलिस पे पाबंदियाँ लगा रहा था। अब इंडिया के साथ जो बॉर्डर है, अब वाइट स्किन्ड मैन, अब जब वाइट स्किन्ड मैन की बात आती है तो उसका मतलब है कि उन्होंने सिचुएशन को क्लियर कर दिया है बहुत सारे लोगों की नज़र में, ठीक है। आपको पता है कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे इंडिया के अंदर, तो बहुत सारी जो सिचुएशंस थी हम हमारे सामने आई, ठीक है जी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई वो ये भी था कि जो चीज़ अगर देखी जाए कि शेख हसीना वाजिद जो हैं, वो जब वाइट स्किन मैन कहती हैं, वाइट स्किन मैन जो है उसका मतलब ये है कि ना तो भारत हो सकता है। अच्छा, वाइट स्किन मैन में क्या चाइना हो सकता है? लेकिन चाइना को वाइट स्किन के रेफरेंस से जाना नहीं जाता। और ये एक 14 पार्टी का जो अलायंस था उनका, गोनो बाहन के नाम से, वो 14 पार्टीज़ का अलायंस है, जिन्होंने जिन्होंने जब उन्होंने ये बात की एट गोनो बाहन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की रेज़िडेंस है, उसको गोनो बाहन भवन कहा जाता है, गोनो भवन कहा जाता है, ढाका के अंदर। अ, और ये जो चीज़ है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश के अंदर क्यों एयरबेस चाहिए, और ईस्ट तैमूर का क्यों ज़िक्र कर रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ना तो ज़ाहिर बात उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिया, लेकिन ये सारा कुछ उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के बीच में नहीं कहा। ये सारा कुछ उन्होंने कैंपेन के बीच में ये बातें नहीं बताई। उन्होंने ये नहीं बताया कैंपेन के बीच में कि ये चीज़ें ऐसी हैं, या हमें ये कहा जा रहा है, या हमें ये तंग किया जा रहा है। ये बातें उन्होंने अभी की हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये ज़ाहिर बात है इसमें बड़ा एक एक दम है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएँ, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो थे, उनसे एक मीडिया के किसी ने सवाल किया। उसने कहा, "क्या आप मिलिट्री बेसिस देंगे अमेरिका को?" तो उन्होंने कहा, "नहीं।" एब्सोल्यूटली नॉट का वर्ड उन्होंने यूज़ किया। उसका फिर इमरान खान ने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। ना तो अमेरिका बेसिस माँग रहा था, ना पाकिस्तान बेसिस दे रहा था, ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही थी। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्यों पाकिस्तान की लीडरशिप ने उस वक़्त, इमरान खान साहब ने उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया? हालाँकि अमेरिका तो बेसिस माँग ही नहीं रहा। अब शेख हसीना वाजिद ये बात कर रही हैं, बेसिस के हवाले से। अब वो ये कहती हैं कि जी हम इंडियन ओशन में कारोबार करना चाहते हैं, हम इंडियन ओशन में एंगेज होना चाहते हैं।
सो एक तरफ वो इंगेज होना चाहती हैं। सुनने में ये आता है कि बांग्लादेश को क्वाड की ऑफर भी हुई थी। सो वो कहती हैं कि अगर मैं बेस बनाने देती तो किसी को मसला ना होता। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ कि नॉर्मली जो ट्रबल्ड पॉलिटिशियंस होते हैं या जो ट्रबलिंग सिचुएशंस में होते हैं या जिन पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल रूल पे लेजिटिमेसी का क्वेश्चन आता है, तो वो थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। बांग्लादेश भी शायद यही कर रहा है कि वो शेख हसीना वाजद जो है, वो अपनी क्योंकि ऑपोजिशन ने तो बाइकआउट किया हुआ है, तो वो हो सकता है ये उनको कहा भी गया हो। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता कि नहीं कहा गया हो। ये तो मुझे पता है कि जब G20 हुई, तो G20 के अंदर ये हमने देखा कि इंडिया ने बेसिकली ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश की बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। इस चीज़ का मुझे पता है और ये बात मैंने की भी है। बल्कि ये बातें बांग्लादेश के अंदर भी की गई हैं, जिसमें जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि भारत ने तो हमारी बड़ी मदद की है, अमेरिका के साथ नॉर्मलाइज़ कराने में हमारी मदद की है। तो इट मीन्स कि शेख हसीना वाजद एंड बांग्लादेश तो G20 के मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो G20 के मेंबर नहीं, लेकिन उनको इनवाइट किया गया था जस्ट टू टेल बांग्लादेश कि रिमेंबर, इस खित्ते में हम आपको लीड करेंगे। ग्लोबल पावर्स के बांग्लादेश से ताल्लुकात कैसे होंगे, ये नरेंद्र मोदी एंड इंडिया फैसला करेगा। हम ग्लोबल पावर्स से आपको थ्रू कराएंगे। ये ऐसे ही है कि दिल्ली में बैठे हुए या लाहौर या इस्लामाबाद में बैठे हुए एक बड़े शख्स जो है, वो आपको कहीं और इंट्रोड्यूस कराए और कहेगा जनाब इनसे मिलिए। तो बेसिकली वो अपना वज़न बढ़ा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी और भारत भी अपना वज़न बढ़ा रहे थे बांग्लादेश के मुकाबले में कि इस वक़्त आप एक पराया स्टेट बनने की तरफ जा रहे हैं, आपकी डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है, आपने अपोज़िशन को बड़ा सख्त लताड़ा हुआ है, प्रेशराइज़ किया है, दीवार से लगाया हुआ है, दुनिया आपके इलेक्शंस पे क्वेश्चन मार्क कर रही है, अमेरिका आपसे नाराज़ है, बाइडेन साहब बार-बार सवाल जवाब कर रहे हैं, हम अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पेनिट्रेट कर जाएगा और मसले हो जाएँगे, आप थोड़ा पीछे रहें। लेकिन बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद अपने जिस प्रोजेक्ट पे थी, पाकिस्तान में भी बाय द वे यही बात की जा रही है, बांग्लादेश मॉडल। मतलब ये कि शेख हसीना स्टाइल आप काम करें, लंबा रहें, 15 साल, 20 साल हुकूमत करें, स्टेबिलिटी लेके आएँ, इकॉनमी ठीक करें, पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी लेके आएँ। अमेरिका एक टफ लाइन ले रहा था। उस टफ लाइन को बेसिकली इंडियंस हेल्प करना चाहते थे। पहले तो अमेरिका ने ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो देखे जाएँगे ना। अब बंगला अमेरिका ने इंडिया पे अमेरिका ने सॉरी बांग्लादेश को प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया फॉर सम टाइम। बांग्लादेश क्योंकि यूएस इंटरेस्ट को का वो पार्टनर नहीं है और वो बड़ी मुश्किल पोज़ीशन में है। ठीक है जी, वो डेमोक्रेसी का बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया उनसे, मेरा ख़्याल है स्टेट डिपार्टमेंट में ये सवाल हुए कि ऑपोज़िशन के साथ जो पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिकन लीडरशिप नहीं बोल रही। लेकिन जो ऑपोज़िशन में बांग्लादेश के साथ हो रहा है, उसमें तो अमेरिकन लीडरशिप बड़ी बोल परी पर फिर अमेरिका ने हक अदा कर दिया बाद में आके। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारक ही नहीं दी। बाइडेन साहब ने टेलीफ़ोन नहीं किया, लेटर लिख दिया, दैट्स इट। उन्होंने कहा आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको लेटर लिखा जाए। अब बांग्लादेश की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन बे ऑफ बंगाल। ये वो जिसने ना यूएस, चाइना और इंडिया के लिए इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। सो अब एक पॉइंट ये भी आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन ये कहते हैं दैट एशिया इज़ अ बैटल ग्राउंड between democracy and authoritarianism. So we have to ensure that a democratic nation is there in Bangladesh. चाइनीज कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्जी करें।
और सारी बात है, अमेरिका को टेंशन तो होती है जब चाइना के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है ना जी। अच्छा, मज़े की बात है, इंडिया और चाइना के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बांग्लादेश में दोनों एक ही को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी ज़ाती राय के अंदर अमेरिका को भी खामोशी से निज़ाम चला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने महसूस नहीं किया, उन्होंने एक और एंगल से देखना शुरू कर दिया। सो ये जो ईस्ट तैमूर का स्टाइल है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपको पता है कि जो ईस्ट तैमूर है, ठीक है, ये 2002 में इसको आई थिंक इंडिपेंडेंस मिली थी। और जो पोर्चुगीज़, ये पोर्चुगीज़ की कॉलोनी रही है। महज 1975 में वो वहाँ से निकले, फिर इंडोनेशिया ने इसको क्लेम कर लिया, वहाँ पे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बड़ा दबाया, ये सारा कुछ हुआ। फिर यूएन ने इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ले ली, उसने सारी को सुपरवाइज़ किया। थोड़ी सी आबादी है, 12-15 लाख इसकी आबादी है, और वहाँ पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। सो लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह ईस्ट तैमूर क्रिएट की गई थी, ठीक है, इसी तरह ये क्रिएट किया जा रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि शेख हसीना वाजद जो है, एक तरफ वो एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, सेकेंडली वो ये कह रही हैं कि मैं आपको बचाऊंगी। वो बंगालियों को भी कह रही हैं कि मैं आपको बचाऊंगी। देखिए, ये जितनी भी मुस्लिम नेशंस हैं ना, मुस्लिम नेशंस के अंदर कॉन्स्पिरेसी थेरीज, इम्पीरियलिस्ट पावर्स के खिलाफ खड़े होना, ये इस तरह की चीज़ें बड़ी चलती हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थेरीज बड़ी पसंद की जाती हैं, एंड आई एम श्योर इंडिया के अंदर भी बड़ी की जाती है, बांग्लादेश के अंदर भी की जाती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जितनी सुना लो चलेगी। जनरल पब्लिक का आईक्यू लेवल बड़ा नीचे है, दे कांट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, विजिबिलिटी जो होती है अबाउट समथिंग वो नहीं है। तो फिर क्या करना है? जब विजिबिलिटी नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होता है? फिर एज इंफॉर्मेशन इज कमिंग, यू कंज्यूम इट, बिकॉज आपके पास यू जस्ट कैन नॉट, यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है आपके पास। जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, तो आपने फिर क्या करना है? कहना ठीक है जो कह रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि 21st सेंचुरी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रेडिबिलिटी, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अटेंशन। सो पीपल कैन नॉट गिव यू अटेंशन। आपको जो अटेंशन का ये जो है ना, वो बहुत बड़ा मसला है। ठीक है जी, अटेंशन का बहुत बड़ा मसला है, लोगों के पास आपको देने को अटेंशन नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं, सो शेख हसीना वाजिद भी किसी हद तक, हो सकता है थोड़ी सी इसमें एग्जेजरेशन थोड़ी सी बात सही हो सकता है कि जो ग्रेट पावर्स हैं वो ये कहती हों कि ठीक है, म्यांमार की जनता को हम एम्ब्रेस कर लेते हैं और आपको भी साथ में ला लेते हैं अगर आप हमें एयरबेस दे दें। इट मीन्स, अच्छा, व्हाई दे नीड एन एयरबेस इन म्यांमार एंड बांग्लादेश व्हेन दे हैव अ नेक्स्ट डोर इंडिया फुल ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि आपने मैक्सिमम पार्टनर्स साथ में लाने होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स साथ में लाने होते हैं आपने, तब जाके आप ये चीज़ें करते हैं। आप अपने पार्टनर्स ढूंढ रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को? सो बांग्लादेश इज अ वन पार्टनर, म्यांमार को वो अपना पार्टनर बना सकते हैं। मे बी इंडिया इज आस्किंग टू यूनाइटेड स्टेट्स कि डील बांग्लादेश थ्रू अस। द मोर द अमेरिकन डील विद द रीजनल पार्टनर्स डायरेक्टली, इंडिया की वो जो हेजमनी है या इंडिया का वो जो इन्फ्लुएंस की कैपेबिलिटी है वो अंडरमाइन होगी। सो दे वांट टू डील इट डायरेक्टली। नेपाल डायरेक्ट, भूटान डायरेक्ट, बांग्लादेश डायरेक्ट डील कराना चाहते हैं, श्रीलंका किसी हद तक वो चाहते हैं कि डायरेक्ट डील कराएं, हमारे थ्रू डील करें। जैसे अफ्रीका है, द इंडियंस लाइक दिस मॉडल। ऑल्दो इंडिया अमेरिका हैज इज ओन लाइक, पूरा उनका एक है एंगेजमेंट है इन अमेरिका अफ्रीका का, लेकिन स्टिल दे बिलीव के हमारे थ्रू डील करें।
ये चीज़ दैट इज़ देयर। सो इंडियंस चाहते हैं कि दुनिया जो अमेरिका है वो हमारे थ्रू डील करे और हम चाइना के मुकाबले में एक जो है बनाएँ। अब शेख हसीना वाजद जो है, एक तो चलो इस कॉन्स्पिरेसी या इस रियलिटी व्हाटएवर यू कॉल इट, इसको साथ है। फिर वो ज़ाहिर बात है उनके पास 1975 वाली शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन भी है। और उन मतलब वो समझते हैं कि हमारे साथ पहले भी ज़ुल्म ज़्यादती, जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, वो कहती है जी कि हमने जमहूरियत के लिए खून दिया और वो कहती है कि मैं नहीं झुकूँगी। अब उन्होंने अपनी बेटी को भी लॉन्च कर दिया। ठीक है जी, आई थिंक उनकी जो बेटी है ये WHO में कुछ समथिंग बांग्लादेश के हवाले से कुछ कर रही हैं। सो शी इज़ गेटिंग इनटू दिस डेवलपमेंट सेक्टर। ये अपनी प्रोफाइल बना रही हैं कि फिर उसके बाद वो ये लड़ेंगी इलेक्शन। 2 बेटी हैं इनकी। सो ये चीज़ें हैं। अब बांग्लादेश कहता है कि जी हम उन ममालिक से कुछ नहीं खरीदेंगे जो हमारे लोगों के ऊपर इलेक्शन सैंक्शंस लगाते हैं। मीन्स कि हम मिलिट्री हार्डवेयर नहीं लेंगे। अगर मिलिट्री हार्डवेयर बांग्लादेश इन अमेरिका से नहीं लेगा या वेस्टर्न ममालिक से नहीं, तो किससे लेगा? चाइना से लेगा। मेरा नहीं ख्याल बांग्लादेश विल सेटल फॉर इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर। द बांग्लादेश विल गो फॉर अ चाइनीज मिलिट्री हार्डवेयर। मुझे ऐसे लगता है। आई बिलीव दिस। मुझे ऐसे महसूस होता है कि उनको ये है कि हम जो है वो उस तरफ जाएं, इस तरफ क्यों जाएं? सो बांग्लादेश कह रहा है कि भाई हमारी ये जो बाल्कनाइजेशन है, बाल्कनाइजेशन ऑफ बांग्लादेश एंड म्यांमार, हम ये नहीं होने देंगे। सो ये जो चीज़ें हैं दे आर देयर। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी एक पोजीशन थी, लेकिन याद रखें द मोमेंट शेख हसीना वाजद वन इलेक्शन, आप स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज पढ़ें, उन्होंने कहा जी कि जो अभी बांग्लादेश में हुआ इलेक्शन व्हाट एवर, बट बांग्लादेश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर एन ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। मतलब कि हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, मतलब हम इसको चाइना ब्रैकेट में डालते हैं। ठीक है जी। और अब हो ये रहा है ना, म्यांमार में भी तो ये हो रहा है कि जो कहा जा रहा है कि जो मणिपुर है का जो इलाका है, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देयर इज़ एन अननेचुरल ग्रोथ है जो चिनकुकीज़ू ट्राइब्स की, और ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए मसाइल हैं, और ये एथनिक क्लैशेस भी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। सो ये जो मेटीज़ हैं एंड कुकीज़ू ग्रुप्स जो हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, बंदे भी मर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अमित शाह साहब भी वहाँ पे गए हैं, सारा कुछ उन्होंने वो देखा है। ये जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है ये बड़ा लंबा है। सो दिस इज़ नॉट अ स्टेबल बॉर्डर। 1600-1700 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, बट दिस इज़ नॉट अ स्टेबल बॉर्डर। एंड देन जिसे वो कहते हैं ना कि अब देखते हैं कि क्या होता है इस हवाले से, कि यूएस प्लान्स क्या हैं। सुनने में आता है कि यूएस ने ये कहा है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड है बांग्लादेश के करीब और म्यांमार के करीब, वो लेना चाहते हैं। अब बांग्लादेश ये कहता है कि हम ये देना चाहते हैं, लेकिन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज के लिए। अमेरिका ज़ाहिर बात है उस पर नेवल बेस बनाना चाहता है सेंट मार्टिन आइलैंड पे। बांग्लादेश कहता है कि नहीं, हम ये मिलिट्री एम्बिशंस जो है ना वो हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छे नहीं हैं, साउथ एशिया के लिए। सो ये वो सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। अब वो कहते हैं, बांग्लादेश कहता है जी हम तो आर्म्स रेस भी सपोर्ट नहीं करते जो चाइना और अमेरिका के दरमियान है, और हम जो है वो चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी भी नहीं बनना चाहते। सो हम एक्सटर्नल प्रेशर को बर्दाश्त करेंगे। सो यूएस बेस देखें, इंडिया और अमेरिका की इक्वेशन बड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई है। अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर डिफरेंट जगहों पे नेवल फैसिलिटीज़ ले रहा है, ऑपरेट कर रहा है।
और लेकिन ये जो बेस बनेगी ये किस तरह की होगी, क्योंकि इसमें ये भी है ना, द अमेरिकन्स विल डेफिनेटली व्हेन दे गो फॉर स्पाइंग एंड दे वांट एंड इंटेलिजेंस, तो वो सबकी करेंगे। वो फिर ये थोड़ा ही होता कि वो उन्होंने चाइना की करनी है। जैसे वो कहा जाता है कि जब अमेरिका के U-2 जो स्पाई जहाज होते थे, वो पेशावर से उड़ते उड़ते थे बदबेर एयरवेज से, तो वो तो कहते थे हम अफगानिस्तान की तरक्की कर रहे हैं। जब वो ऊपर जाते थे वो चाइना ट्रोजन सानू की पता लगता, वो इंडिया चले जाए हमें क्या पता है, हमने तो फ्री हैंड दिया हुआ, ना हमारी कैपेसिटी थी उनको देखने की। और बाद में ये कहा जाता है चाइनीज़ बड़े नाराज़ हुए पाकिस्तान से कि भाई आपने ये क्या किया, आप उनको उधर भेज देते हैं। सो ये जो नया बात है कि जी क्रिश्चियन स्टेट कब की बातें की जा रही हैं बांग्लादेश और म्यांमार से, फॉर अ मोमेंट तो इसने एक थोड़ा सा किया है, एंड पर्टिकुलरली व्हेन शी डिस्क्राइब्ड इट्स एज अ वाइट मैन ये करना चाहता है। देखते हैं कि इस पे क्या चीज़ सामने आती है, क्या हमारे पास इस हवाले से है। और पर्टिकुलरली जो उन्होंने रेफरेंस दिया ईस्ट तैमूर का, ठीक है जी, वो एक मतलब अपनी भी पोजीशन क्लियर कर गई हैं, ईस्ट तैमूर जैसी एग्जांपल दे के वो भी एक वो सिचुएशन क्लियर कर गई हैं, और अपने आप डोमेस्टिक ऑडियंस से भी खेल गई हैं और रीजनल प्लेयर्स से भी खेल गई हैं। इंडिया को भी किसी हद तक कह गई होंगी कि ये जो इस अंदाज से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है ये ना किया जाए। दैट इज़ द स्टोरी। लेट्स कीप फॉलोइंग ये क्या है और इससे क्या, व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस इन कमिंग डेज एंड टाइम। थैंक यू।